अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ENG 101 के ग्रैंड क्विज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्विज़ स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने ENG 101 के शार्ट लेक्चर्स मुझसे लेने हों तो मैंने अपने चैनल पे ENG 101 शार्ट लेक्चर्स की प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, आप उस पर जाके मेरे शार्ट लेक्चर्स ले सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना अपना क्विज़ स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हम क्विज़ स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो है वो पहला क्वेश्चन कौन सा आता है। पहला क्वेश्चन है कि रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज़ द इन्फ्रेंस। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इन्फ्रेंस सेलेक्ट करना है। अब इन्फ्रेंस क्या होता है कि हमें कोई भी चीज़ या हम कुछ देखते हैं या हमें कुछ पता चलता है तो हम उसके बारे में कोई कमेंट देते हैं या कोई अपना ओपिनियन देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इफ़ यू सी समवन फॉल ऑफ देयर बाइक यू कैन इन्फर दैट, मतलब अगर आप देखते हैं कि कोई बंदा जो है वो बाइक से गिरा है तो आपके माइंड में क्या इन्फ्रेंस आएगा, आप क्या इन्फर करेंगे। तो फर्स्ट है कि उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ। तो अगर कोई बंदा गिरा तो हमारे माइंड में ये नहीं आएगा कि उसमें हेलमेट नहीं पहना हुआ है, ये इन्फ्रेंस नहीं हो सकता। उसके बाद सेकंड है कि उसने जो है इससे पहले बाइक नहीं चलाई, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद है कि दे हैव लॉस्ट देयर बैलेंस, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब बंदा एक बाइक चला रहा होता है और वो जब गिर जाए तो वो इसी सूरत में गिरता है कि उसने अपना बैलेंस जो है वो खो दिया, मतलब एक साइड पे उसका बैलेंस हो गया हो। तो मतलब सी जो है इसका आंसर हो सकता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। द कंपैरिजन इन डिस्कोर्स आर जनरली यूज्ड टू शो। अब जो कंपैरिजन होता है क्या है, दो चीज़ों को कंपेयर करता है। मतलब ये चीज़ अगर मतलब उनके इक्विवेलेंस को भी शो कर सकता है, नॉन इक्विवेलेंस को भी शो कर सकता है। चार्ट के ये क्या करता है, कंपेयर करता है। अब यहाँ पे जो है ए आंसर भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सुपरलेटिव भी होता है। तो इसका हम आंसर क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मैन विद ऑल द बर्ड्स। अब नीचे उन्होंने ऑप्शन दे दिए हैं ऑन माई स्ट्रीट। अब यहाँ पे हमने फोकस करना है। हैज़ लीव्ड भी नहीं आ सकता, लीव्ड भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे जो है हमारे पास ए आंसर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हों तो लीव आता है और यहाँ पे एक आदमी या उसके साथ बर्ड्स है, मतलब यहाँ पे जो एक कंडीशन दे दी गई है इसमें क्या आएगा, लीव्स आएगा। उसको एक मतलब एक चीज़ के तौर पर ही गिना जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्या आंसर आएगा, लीव्स आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। आगे हमने क्या बताना है, इन्फ्रेंस। अगेन वही जो फर्स्ट क्वेश्चन में था, इन्फ्रेंस हमने बताना है इसके अबाउट जो ओपिनियन हमारा आता है। स्टेटमेंट क्या है कि वन एप्पल ग्रोअर्स टॉक अबाउट न्यू वराइटीज़ ऑफ एप्पल, दे डोंट मीन समथिंग डेवलप्ड लास्ट मंथ, लास्ट ईयर और इवन इन द लास्ट डिकेड। तो यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं कि एप्पल ग्रोवर्स हैव नॉट डिवेल्प्ड एनी न्यू वराइटी इन रिसेंट डिकेड। नो, ये नहीं हो सकता। आगे क्या है, सम वराइटीज़ ऑफ एप्पल्स कैन बी डिवेल्प इन अ शॉर्ट टाइम बट अदर्स लाइक। नो, ये भी नहीं हो सकता। क्योंकि उन्होंने यहाँ पे क्या है कि जो नए वराइटी होती है सेब की, वो जो है वो ग्रो नहीं करती, डिवेल्प नहीं करती। तो इसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या है कि न्यू वराइटीज़ ऑफ एप्पल्स टेकन मैनी ईयर्स टू डिवेल्प। तो यहाँ पे ये कुछ पॉसिबिलिटी है। और उसके बाद लास्ट क्या है, उसके बाद लास्ट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि इसको जो है न्यू में कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास सी मुझे ऑप्शन इसका लग रहा है, क्योंकि हमने अपना ओपिनियन देना था। लाइक जो हमारे माइंड में आ रहा था कि इसकी वजह क्या हो सकती है, या इसका ओपिनियन एक आप कह सकते हैं कि हमने देना है। तो यहाँ पे जो है इसका सी आंसर मुझे करेक्ट लग रहा है और मैं यहाँ पे इसका सी ही लगाऊंगी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, उसमें कह रहे हैं कि आफ्टर शी वॉक 2 माइल्स शी फेल्ट। आगे यहाँ पे नेक्स्ट उन्होंने दिया आफ्टर शी वॉक 10 माइल्स शी फेल्ट, मतलब उसने क्या फील किया। तो आफ्टर शी वॉक 2 माइल्स वो टायर्ड, उसने टायर्ड फील किया। एंड सेकेंड ऑप्शन में है थर्स्टी, ये भी हो सकता है। आगे थर्ड में अगेन टायर्ड है, लास्ट पे सैड। सैड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट दे सकते हैं कि आफ्टर शी वॉक 10 माइल्स शी फेल्ट एग्जॉस्टेड, ये हो सकता है। इसका और टायर्ड का ऑलमोस्ट मतलब सेम ही होता है, थका हुआ, बहुत ज़्यादा थक जाना। तो सेकंड में है कि हैप्पी, ये भी नहीं हो सकता। एंग्री भी नहीं हो सकता। टायर्ड हो सकता है लेकिन उसके साथ जो है पहले क्या आ चुका है, सैड आ चुका है। इसलिए बी भी ऑप्शन नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा, ए होगा। इसका आंसर क्या होगा, हमारे पास ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में है कि हमने क्या करना है, जो है करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। रीडिंग एंड थिंकिंग आर क्लोजली। आगे नीचे ऑप्शन दिया कि कौन सी स्किल्स में आती हैं, रिलेटेड स्किल्स हैं, बाउंड स्किल्स हैं, सिमिलर स्किल्स हैं, या ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो ये रिलेटेड है, ये दोनों मिलती जुलती हैं, ये एक जैसी नहीं है या बाउंड नहीं है, ये रिलेटेड है। और ये आपके हैंडआउट्स में भी दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारे पास ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने क्या कहा है कि
कि चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हमने फॉर्म ऑफ वर्ब सेलेक्ट करनी है। तो ये जिसको टेंसेस आते होंगे उसको तो इजीली पता चल गया होगा, और इसलिए मैंने आपको अपने जो है शॉर्ट लेक्चर्स में बार बार यही कहा था कि आप टेंसेस पे फोकस करें, ग्रामर पे फोकस करें। क्यों? क्योंकि इसके एमसीक्यूज़ में जो है वो ग्रामर ज़्यादा आती है। तो थॉमस एडिसन डैश मैनी फिलामेंट्स फॉर हिज इनकैंडिसेंट लैम्प। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हैज़ ट्राई नहीं आ सकता, हैज़ के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो ट्राइड आना था, तो पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पे ये आ सकता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है हमारे पास ट्राई, ये हो सकता भी है और नहीं भी। और थर्ड ऑप्शन है कि हैड ट्राई, हैड तो अगेन ट्राइड आना था क्योंकि ये थर्ड फॉर्म इसके साथ लगती है। और उसके बाद फोर ऑप्शन हमारे पास है ट्राइड, तो थॉमस एडिसन ट्राइड हो सकता है, ट्राई नो ये नहीं हो सकता कि इतनी बार वो कोशिश करता है। यहाँ पे क्या है, ट्राइड मतलब उसने कोशिश की, तो डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। बैंस न्यू वॉच वाज लार्ज, इट कॉस्ट नो, चूज़ न्यू वॉच। अब यहाँ पे चीप नहीं हो सकता, एक्सपेंसिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने $2 की उसकी कॉस्ट थी, और उसने मतलब 2 दिन जो है वो 2 दिन यूज़ की, उसके बाद जो है वो मतलब ख़राब हो गई या उसके इस्तेमाल में नहीं रही। तो एक्सपेंसिव हो सकता है, फास्ट भी नहीं हो सकती, मतलब वॉच फास्ट थी या लार्ज थी या चीप थी, ये नहीं हो सकता। ये एक्सपेंसिव थी, महंगी थी, उसने $2 की जो है वो ख़रीदी थी, तो वो मतलब उसके बाद उसके इस्तेमाल में नहीं रही, मतलब वो एक्सपेंसिव थी, उसके लिए महंगी थी। तो इसका क्या आंसर होगा, सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि करेक्ट ऑप्शन जो है इसका हमने सेलेक्ट करना है। कोई स्टेटमेंट क्या है कि द पर्पज़ ऑफ अ टेबल इज़ टू गिव द रीडर डैश इंफॉर्मेशन एट अ ग्लांस। अब ये आपके हैंड आउट से आया है। ये अगर आप लोगों ने वो टेबल और वो जो फ्लोर चार्ट्स और ग्राफ्स वगैरह का कॉन्सेप्ट था, अगर आपने वो लेक्चर लिए हुए हैं, आई थिंक सो लेक्चर नंबर लास्ट के लेक्चर्स हैं मिड टर्म के सिलेबस के, उन्हीं में से ही आया है। तो इसमें टेबल जो है उसका पर्पज़ क्या होता है, रीडर्स न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन देता है। टेबल्स में मोस्टली कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, मैथमेटिकल, ग्राफिकल भी नहीं होती, डिटेल भी नहीं होती, बट मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, हमारे पास ए ऑप्शन होगा। तो न्यूमेरिकल जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर है उसमें है कि क्लॉज टेस्ट हेल्प्स इन डेवलपिंग द हैबिट ऑफ रैश रीडिंग। अब यहाँ पे एक्सटेंडेड रीडिंग, कंसंट्रेटेड रीडिंग, कॉग्निटिव रीडिंग, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर बी था, बट मैंने जल्दी में जो है इसका आंसर जो है वो डी लगा दिया था, बट इसका करेक्ट आंसर जो है वो कंसंट्रेटेड था। क्योंकि क्लॉज जो है प्रोसीजर उसमें मोस्टली कंसंट्रेट किया जाता है। आप जो है पैराग्राफ पे, सेंटेंसेस पे फोकस करते हो, उस पर क्या चीज़ मिस है आप फोकस करते हो, तो बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि वन काज ऑफ स्लो रीडिंग इज स्पीकिंग, वोकलाइजेशन, राइटिंग, लिसनिंग। आगे यहाँ पे ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट फुल स्टेटमेंट में पढ़ लेते हैं क्या है कि वन कॉज ऑफ स्लो रीडिंग इज डैश विच मीन्स फॉर्मिंग द साउंड ऑफ ईच वर्ड इवन थ्रू यू मे नॉट से देम अलाउड। तो यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट पे गौर करें तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि ऐसे वर्ड्स जिनको आपने पहले नहीं पढ़ा, वो मतलब उनकी वजह से आपकी क्या होती है, स्लो रीडिंग होती है। तो इसकी रीज़न क्या होती है, वोकलाइजेशन होती है। तो वोकलाइजेशन क्या होती है कि मतलब हम ज़्यादा जो है हमारा वोकल सिस्टम जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करता जिन वर्ड्स को हमने पहले नहीं बोला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी है। और वैसे ही आपके हैंड आउट्स में भी दिया गया है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द गिवन ग्रामेटिकल कैटेगरीज लिस्ट फॉर द वर्ड इन ब्रैकेट। अब जो ब्रैकेट में वर्ड दिया गया हमने उसको सिलेक्ट करना है कि वो जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म है। तो अब यहाँ पे पास तो नहीं हो सकता, टू गो है तो इसका मतलब जो है ये प्रेजेंट है, टू गो है। तो अब जिन्होंने 22 लेक्चर लिया है उनको ये पता होगा इसका आंसर क्या है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल तब होता अगर इसके साथ सिर्फ गो होता। अब ये टू गो मतलब इसके साथ वो प्रपोजिशन भी यूज़ होगी है, तो ये इसका सी आंसर जो है वो करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव में टू गो ही आता है, टू गो, टू डिस्प्ले, लाइक ऐसे वर्ड्स जो हैं वो इन्फिनेटिव में यूज़ होते हैं। जिरंड में क्या होता है, उसमें ING भी आता है। और पास्ट पार्टिसिपल का आपको पता ही होगा, प्रेजेंट का भी पता होगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि द चिल्ड्रन आर टायर्ड, आगे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए कि हैप्पी आफ्टर देयर ट्रिप टू द जू। अब वो कह रहे हैं कि चिल्ड्रंस आर टायर्ड एंड हैप्पी बट हैप्पी एज हैप्पी आफ्टर, मतलब वो हैप्पी भी हैं ट्रिप से बट टायर्ड भी हो चुके हैं। तो मतलब यहाँ पे एज तो नहीं आ सकता, सिंस भी नहीं आ सकता, इफ़ भी नहीं आ सकता कि द चिल्ड्रन आर टायर्ड इफ़ हैप्पी, नो। तो यहाँ पे डी आंसर जो है वो इसका आएगा। कैसे आएगा कि द चिल्ड्रन आर टायर्ड बट हैप्पी आफ्टर देयर ट्रिप टू द जू, मतलब बच्चे थक तो चुके हैं
लेकिन जो है वो उस जो है ट्रिप से वो खुश भी हैं। तो इसका जो है डी क्या होगा, वो करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि फ्लो चार्ट्स आर यूजली ड्रॉन यूजिंग सम स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे जो है लैंग्वेज भी नहीं आएगा, सिग्नल्स भी नहीं आएगा, साइंस भी नहीं आएगा, डी जो है सैम्बल्स ये आ सकता है। क्यों? क्योंकि फ़्लो चार्ट्स में जो है वो एरोज़ और कुछ ऐसे जो हैं सैम्बल्स यूज़ किए जाते हैं जिनके ज़रिए जो है अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सप्लेन की जाती है, डिटेल दी जाती है। तो यहाँ पे जो है डी इसका करेक्ट आंसर है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या अप्रोप्रिएट वर्ड हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखें, इट टेक्स अ लॉट ऑफ इंस्पायरेशन एंड हार्ड वर्क टू कम अप विद अ न्यू डैश इन आर्ट एंड पेंटिंग फील्ड। तो यहाँ पे क्या, विद अ न्यू क्रिएशन, क्रिएटिव विद अ न्यू क्रिएशन इन आर्ट, मतलब आर्ट में न्यू क्रिएशन के साथ जो है, और न्यू इंस्पिरेशन और हार्ड वर्क के साथ न्यू क्रिएशन होगी। तो यहाँ पे जो है इसका अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा है, ए ऑप्शन जो है क्रिएशन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में है कि हमने क्या करना है, कंप्लीट करना है सेंटेंस को बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। तो क्या माय डॉटर इज़ अ ग्रेट कुक, शी हैज़ लाइक्स, शी हैज़ के साथ लाइक्स नहीं आ सकता क्योंकि उसके एंड पे एस है, और हैज़ के साथ जो है ई डी और थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे देखें, शी हैज़ लाइक्स नहीं आ सकता, इनॉज भी नहीं आ सकता क्योंकि उसके एंड पे भी एस है, और जहाँ पे भी हैज़ आता है तो उसके साथ हमेशा से थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन में भी थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ हो रही, सेकंड ऑप्शन में भी थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ हो रही, और लास्ट ऑप्शन जो है उसमें भी थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं हो रही। तो थर्ड ऑप्शन जो है हमारे पास टेकन आफ्टर, इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, टेक, टुक, टेकन। करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, सी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि द स्टूडेंट आस्क्ड इफ़ ही कुड हैव एन एक्सटेंशन ऑन हिज पेपर। नो एक्सटेंड, नो एक्सटेंट आ सकता है क्योंकि वो मतलब वो जो आप पेपर एंड करते हैं तो उसके बाद जो स्टैम्प लगती है आपकी, लाइक पेपर एंड होता है तो उसके बाद आप कहते हैं कि यहाँ पे हमारा पेपर एंड हो रहा है। तो मतलब वो सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। एक्सटेंसिव भी नहीं हो सकता, एक्सटेंड भी नहीं हो सकता, एक्सटेंशन भी नहीं हो सकता। इन सब का मतलब क्या है, तो सी होना, ज़्यादा होना। बट एक्सटेंड का मतलब क्या होता है कि एंड पे जो स्टेम लगती है, आपका हद होती है पेपर की, वो होती है। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि यूकलिप्टस एंड यूनियन आर ऑफ्टन हेल्ड एज वंडरफुल मेडिसिन बाय हर्बलिस्ट फॉर देयर प्रोफेलिटिक इफ़ेक्ट्स। तो अब वो कह रहे हैं कि इस इफ़ेक्ट्स के लिए मतलब जो है ये दो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। द वर्ड इनक्लोज इन्वर्टेड कॉमाज मीन, तो हमने इस वर्ड का मतलब बताना है। तो इनकरेजिंग का मतलब मेडिसिन से कोई ताल्लुक नहीं है, और मार्विलस का भी नहीं है, वंडरस का भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन हमारे पास है प्रीवेंटेटिव। प्रीवेंटेटिव क्या होता है, मतलब रोकथाम करना, रोकना, कुछ इस तरह का मतलब होता है। तो ये ऑप्शन जो है मेडिसिन से रिलेटेड है, मतलब जो है किस लिए यूज़ किया जाता है, रुकावट के लिए। और यहाँ पे जो है इसका डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। उसमें हमारे पास क्या है कि दिस इज़ अ डैश मूवी, दिस इज़ अ न्यू इटालियन मूवी, दिस इज़ अ वंडरफुल इटालियन न्यू, नहीं न्यू मूवी ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज़ वंडरफुल न्यू इटालियन मूवी, न्यू इटालियन मूवी नो नहीं हो सकता। इटालियन वंडरफुल न्यू मूवी नो। तो यहाँ पे इसका ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेबल्स, चार्ट्स एंड मैप्स आर द डैश विच हेल्प यू इंटरप्ट विजुअल डाटा। तो यहाँ पे जो है ये तीनों जो हैं शायद लास्ट वाले लेक्चर्स में से दिए गए हैं। और टेबल्स, मैप्स और जो हैं चार्ट्स वगैरह ये किस लिए यूज़ करते हैं, हेल्प करते हैं, मतलब एड्स हैं। तो ये क्या हैं, एड्स हैं। तो इसका ए क्या है, करेक्ट आंसर होगा। और ये आपके हैंडआउट्स में भी दिया होगा, अगर आप कंफर्म करना चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं, जो टेबल्स चार्ट्स वाला लेक्चर है उसमें से। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने एक सेंटेंस दिया हुआ और कहा है कि बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो यहाँ पे जो है मुझे कंफर्म नहीं था इस सेंटेंस का कि यार ये कंपाउंड है या कंपाउंड कम्प्लेक्स है। तो इन दोनों में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन थी। तो मैंने यहाँ पे जो है पहले मुझे लगा था इसका बी है, फिर मैंने इसका ए लगा दिया है। बट ज़्यादा चांसेस मुझे इसके बी के ही लग रहे हैं, हो सकता है इसका बी आंसर जो है वो करेक्ट हो। तो आपने इसका जो है वो कंफर्म कर लेना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा मिक्सअप किया गया था। इस सेंटेंस जो है ये थोड़ा मिक्सअप करके दिया गया था। लाइक इसमें इंडिपेंडेंट क्लास भी आ रहा था और डिपेंडेंट क्लासेस भी आ रहे थे, और साथ में उन्होंने कॉमा से भी सेपरेट किया हुआ था, एंड भी यूज़ किया हुआ था। तो मतलब ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन था। तो हो सकता है इसका ए आंसर हो या बी हो, तो ये आपने इसको कंफर्म कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उसमें कह रहे हैं कि ड्यू टू डैश इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट द लीदर गुड्स बिजनेस इज डिक्लाइनिंग डे बाय डे।
तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो हमारे पास क्या आएगा, रिडक्शन आएगा, ड्यू टू रिडक्शन इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये आपको आपने अगर प्रैक्टिस की हो तो आप लोगों को आता ही होगा इसका जो है अप्रोप्रिएट वर्ड्स कौन से होते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा बन रहा है, ए बन रहा है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 424 में कह रहे हैं कि हमने करेक्ट जो है बताना है, ऑप्शन बताना है। देयर वॉज टू डैश फॉर स्टूडेंट्स एट दिस लेवल, इवन द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट्स फेल द कोर्स। अब इस क्वेश्चन ने भी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था, क्योंकि स्टेटमेंट ही कुछ ऐसी दी गई थी। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि द क्लास वाज टू लॉन्ग फॉर द स्टूडेंट्स, नहीं हो सकता, बोर्डिंग भी नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे जो है मैंने जल्दी में शायद इसका बी आंसर लगा दिया है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है मुझे लग रहा है कि एडवांस था, कि मतलब शायद वो सिलेबस एडवांस होगा, उसके लिए कोर्स एडवांस होगा, कि जो बहुत लाइक और स्मार्ट स्टूडेंट्स थे वो भी इसमें फ़ेल हो चुके हैं। तो लॉन्ग भी नहीं हो सकता, क्रिएटिव भी नहीं हो सकता, बी या सी हो सकता है। ज़्यादातर इसके चांसेस जो है वो सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि इस फ्राज को कंप्लीट करना है। तो क्या है, आई शैल बी बैक इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी है। ये एक जो है फ्राज दिया गया आपको, एक इडियम दिया गया है, और अगर आप लोगों को आता हो तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, एन आई। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उसमें वो कह रहे हैं कि द हाइब्रिड कंप्यूटर्स डैश द एनालॉग एंड द डिजिटल। तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, जो कंबाइन करते हैं एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स को। तो यहाँ पे जो है इसका ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये कंबाइन करते हैं, सेपरेट भी नहीं करते, इक्वलाइज भी नहीं करते, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में है कि आई शैल नेवर फॉरगेट द अर्थक्वेक इन इटली एंड इट डैश ऑन 6 अप्रैल 2009। तो यहाँ पे क्या है, आई शैल नेवर फॉरगेट द अर्थक्वेक। अब यहाँ पे शैल आ रहा है, मतलब फ्यूचर सेंटेंस आ रहा है, टेंस है, तो यहाँ पे वाज नहीं आएगा, फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं हो सकता, सेकंड में भी वाज हैपनिंग है, ये भी नहीं हो सकता, और थर्ड ऑप्शन देखें इसमें क्या है कि दैट हैपेंड, ये हो सकता है। आई शैल नेवर फॉरगेट द अर्थक्वेक दैट हैपेंड इन इटली, एंड लास्ट है कि इट डैश ऑन 6 अप्रैल 2019। अब यहाँ पे जो है ये मतलब पास्ट की बात की जा रही है, 2019 की, तो यहाँ पे जो है पास्ट आएगा, सेंटेंस वर्ड आएगा, तो अकर्स नहीं आता, सी आंसर नहीं हो सकता, 4 होगा, अकर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, 4 है। दैट हैपन्स इन इटली, इट अकर्ड ऑन 6 अप्रैल 2009। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 28 देख लेते हैं। उसमें क्या है कि इन एवरी डे लाइफ वी कीप ऑन मेकिंग इन्फ्रेंस। तो हम जो है इन्फ्रेंस बनाते रहते हैं। रीडिंग राइटिंग तो मतलब अक्सर बंदा इतना नहीं करता, लेकिन डेली लाइफ में जो एवरी डे हम मतलब क्या करते हैं, मेकिंग इन्फ्रेंस बनाते हैं, इन्फ्रेंस बनाते हैं। मतलब हम कुछ ना कुछ हादसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम उसके अबाउट जो है अपना ओपिनियन देते रहते हैं, अपना जो है इज़हार ख्याल करते रहते हैं। तो ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमने करना है कि एंटोनिम बनाना है किसका, पेरिफेरल का। तो उसका एंटोनिम क्या है, सेंट्रल है, तो यहाँ पे इसका बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि द क्लॉज प्रोसीजर हेल्प्स इन डेवलपिंग द हैबिट ऑफ कंसंट्रेटेड रीडिंग। तो यहाँ पे इसका ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्यों, क्योंकि क्लॉज प्रोसीजर जो है उसमें क्या होता है कि हम जो है पैराग्राफ पे फोकस करते हैं, मतलब वर्ड्स पे फोकस करते हैं, और फोकस करते हैं मतलब कंसंट्रेट करते हैं, तो इसका ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो यूँ हमारा जो है ये क्विज़ कंप्लीट हो गया है, एंड आई होप कि आपको तमाम जो है एमसीक्यूज़ उनको क्लियरली समझ आ गई होगी कि इनके आंसर कैसे आ रहे हैं। इसकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।